सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बुआ बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, तो बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत दिनों बाद इसीलिए हो रही है ना कि मालूम था तुम इसीलिए डबल ट्रिपल या दुगना चौगुना बहुत 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 लगा कर स्वागत करोगी जी। इसीलिए हमने कहा थोड़ा लंबा सा वो ले लिया जाए विराम तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तो देखो ज्यादा मजा आता है ना, फिर उसके बाद ऐसे ही होता है। बिल्कुल एकदम। फिर तुम लोग एकदम भर भर के प्यार देती हो। वैसे तो प्यार करते हो लेकिन और भी मिल जाता है। बहुत दिनों बाद जब भी कोई मिलता है तो दिल बहुत खुश हो जाता है और लगता है कि उसका बहुत दिल से स्वागत किया जाए, है ना। तो स्वागत के साथ आज के विषय बता दिए जाए बुआ। बिल्कुल बताओ। तो आज के विषय में हम बात करेंगे वर्षा के जल का संचय, इस बारे में बात करेंगे। मतलब कैसे उसे संचित करें जी। और तरह तरह की बातें हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं। और वहीं आज बड़ा खास दिन है गीत मंजरी का जी। और चूंकि मौसम ऐसा है तो फिर सावन पर बात कर ली जाएगी। गीत मंजरी का विषय है सावन जी। और चिलगोजा के फायदे के बारे में हम बात करेंगे। और एक और दिवस है आज, मतलब दिवस है आज विश्व जनसंख्या दिवस जी। तो विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, और मतलब खास वजह तो होगी ना। बिल्कुल खास वजह है क्योंकि भाई इसके बारे में देखिए सबका सोचना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कुछ लोग जनसंख्या के प्रति ज़्यादा सोचते नहीं हैं। भरा पूरा परिवार रहेगा, बच्चे भगवान की देन, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, बच्चे पल जाएंगे। हाँ। सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, ऐसा सोचते हैं। और जब कमाने का समय आएगा तो भाई कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन उसका असर ये होता है कि अगर मतलब दिक्कतें तो आती है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें आती, शिक्षा अधूरी रह जाती, जितनी मिलनी चाहिए बच्चों को उतनी नहीं मिल पाती है। और जो बोझ पड़ता है परिवार के मुखिया पर वो भी माने रखता है। और ये तो हो गई एक परिवार की बात, लेकिन अगर हम पूरे प्राकृतिक रूप से देखें, यानी प्रकृति के रूप में देखें, पूरी सृष्टि के बारे में सोचें, तो जो भी संसाधन है वो सीमित है, या जितने भी हैं उतने हैं। और सब तो नहीं बढ़ सकते। अब पता नहीं वायु कितनी है ये नहीं मालूम हमको, लेकिन हाँ जहाँ तक पृथ्वी की बात है, पानी जो दिखता है, पीने लायक पानी, तो वो सब सीमित दिखाई देते हैं। ऐसे ही पेड़ हैं जो वो सीमित हैं, तो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए। तो ये सब कहाँ से बढ़ाए जाएंगे? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से तो नहीं बढ़ सकते ये। तो सोचने वाली बात तो है, इस पर विचार करना चाहिए। और हमारे साथियों ने जैसे लिखा है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मकसद लोगों को बढ़ती जनसंख्या से होने वाले नुकसान के बारे में बताना। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से न सिर्फ मानव जाति को बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम इन्होंने बताया है कि इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन, ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज अ फ्यूचर बर्स्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल जी। तो वैसे इस समय की थीम जो हम लोगों ने देखी वो तो भाई ऐसा है कि थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। ये है ना, ये इसमें ये है कि हाँ लैंगिक समानता की शक्ति को, हाँ क्या बता रही थी? यही जो आप थीम पढ़ रही थी यही है कि लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। विश्व जनसंख्या दिवस 2030 का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानना है। हाँ, तो मतलब जैसे आमतौर पर मंजरी बेटी हम लोग सोचते हैं ना कि जनसंख्या सीमित रखी जाए, बस ये सोचना है, ऐसा नहीं है। 11 जुलाई को मनाया जाने वाला जो दिन है, इसमें जो है कि इसका उद्देश्य यही है ना कि लोग जागरूक रहें, जनसंख्या संबंधित जो भी और भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी चेतें। उनकी चेतना जागृत हो। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा स्थापित इसीलिए किया गया कि सिर्फ जनसंख्या के बारे में नहीं बल्कि जो भी उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य है, यानी कि जन्म देते समय माँ का जो स्वास्थ्य है, या उसकी जो मृत्यु दर होती है वो, या परिवार नियोजन,
अब तो बल्कि परिवार जो है उसके नियोजन के संग संग परिवार कल्याण की बात की जाती है कि समग्र परिवार का कल्याण कैसे हो, विकास कैसे हो, लिंग समानता है, लैंगिक समानता की जैसे बात है, बेटे बेटी में फर्क न किया जाए, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, गरीबी और मानव अधिकारों के महत्व के बारे में जाना जाए, समझा जाए, इन सब विषयों को इसमें समाहित किया जाता है ना। बिल्कुल समाहित किया जाता है। और हमारे श्रोता लिखते हैं एक संदेश में कि विश्व की आबादी पिछले साल 8 अरब हो गई। भारत भी आबादी के लिहाज से प्रथम स्थान पर आ गया है। हमारे देश में 24 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और 67 लाख की आबादी के साथ सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमारे कुछ लक्ष्य हैं। 2030 तक पूरे देश को साक्षर बनाने का और अत्यधिक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है। हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत में विश्व आबादी का 18% हिस्सा है, लेकिन यहाँ जल संसाधन 4% है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में से 14 शहर भारत के हैं। ऐसा संदेश। हाँ, ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही जानकारी हमारे एक साथी ने भी लिखी है कि इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं जैसे कि सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जो अभी हमने बात की। और वही ये भी कह रहे हैं कि परिवार नियोजन जो है इसमेमें गर्व की बात नहीं है अगर हम किसी क्रम में आ गए हैं ऊपर। तो परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने वाले संदेश के साथ साल 1967 में इन्होंने फिल्म के बारे में बात कहा है। परिवार बनी थी फिल्म जो सरकार द्वारा टैक्स फ्री भी की गई थी। छोटे छोटे कई गाँव में मूवेबल प्रोजेक्टर द्वारा मुफ्त दिखाई जाती थी। इसके बाद साल 1970 में बनी फिल्म यादगार, जिसमें मनोज कुमार पर फिल्माए एक गीत में फैशन और दूसरी कई समस्याओं पर कटाक्ष करते हुए बढ़ रही जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास भी किया गया था। वही एक तारा बोले टुन 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 क्या कहे ये तुमसे सुन सुन सुन। तो वही ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी गलती पे रोते हैं, अपना तो पेट नहीं भरता, बस 10 बच्चे होते हैं तो फिर उनके बारे में एक तारा बोले टुन टुन टुन। तो इन्होंने वाकई बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। वाकई बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि बुआ जनसंख्या जो बढ़ रही है इसके बारे में सब लोग सोचें समझें। और छोटा परिवार सुखी परिवार कहा गया है। आप अपने बच्चे की आवश्यकताएं सारी पूरी कर सकते हैं और किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो इस बारे में जागरूकता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या देश की उन्नति में बाधा बन सकती है। देश उन्नति काफी कर रहा है, पर अगर जनसंख्या कम हो तो इसका फायदा लोगों को मिल सकता है। कम जनसंख्या से अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय लोगों को मिल सकता है। लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मंजरी बेटे ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर घर में हम देखें कि अगर 4 बच्चे हैं तो जाहिर है कि अगर जो भी आमदनी है उसका 4 हिस्सा लग जाएगा और ऐसे 2 हुए तो 2 में जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पूरे विश्व के बारे में मत सोचें, अपने देश के बारे में सोचेंगे तो बहुत तक आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विकास हो, शिक्षा की बात हो या गरीबी उन्मूलन की बात हो। इन सब चीज़ों में अगर जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो जो भी हम कर रहे हैं प्रयास वो अच्छा दिखाई देगा। और सबको मिलेगी सुविधाएं, मिलेगा और उसका परिणाम अच्छा दिखाई देगा। और हमारी बातचीत के बाद का जो परिणाम होता है गानों से और बढ़ जाता है। बिल्कुल। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली
पी पी की सदा दिल धड़कता है मेरा, आज पहले से सिवा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। तो बुआ देखिए ना, जब ठंडी हवा चलती है और खासकर जब वर्षा का जो मौसम होता है उस समय जब हवा चलती है तो बड़ी मतलब एकदम मजा आ जाता है उस हवा वर्षा को। के मौसम में तो चलती ही है, उसी समय ही चलती है। और तभी हम इंतजार भी तो करते हैं गर्मी के दिनों में कैसे बारिश हो, तब ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन उस समय मजे तो हम लेते हैं, लेकिन क्या हम पानी जो है बह रहा है, इतना ऊपर से शुद्ध जल गिर रहा है, उसका हम क्या करते हैं ये कभी सोचा है? हमारे साथी जैसे लिख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल आपूर्ति की मांग बढ़ रही है। इसका कारण अत्यधिक भूमिगत जल का इस्तेमाल है, जिससे ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर तुरंत कुछ प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में पानी की कमी का खतरा बड़े पैमाने पर बढ़ेगा और ये जीवन के लिए भी खतरा साबित होगा। जल संचयन बहुत ही मददगार है, विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है, जैसे भूमि जल स्तर का पुनर्भरण, जल आपूर्ति में खर्च होने वाली बिजली के बिल को घटाएगा और किसी भी समय जल आपूर्ति उपलब्ध कराएगा जब भी इसकी जरूरत हो। बिल्कुल। क्या बात और भाई वर्षा के जल का संचय जो बहुत सारी तकनीकी होती हैं उनके द्वारा किया जाता है कि जब आगे चलकर पानी की जरूरत हो तो वहां से पानी भेजा जा सके, और जिस जगह पानी पाइपलाइनों के माध्यम से भेजना होता है पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाकर ही भेजा जाता है जी। और बारिश के पानी को प्राकृतिक जलाशयों या कृत्रिम टैंकों में इकट्ठा करके रखा जाता है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वर्षा जल संचय आज भी हम छत का पानी जमा करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी बस्ती में पानी नहीं आता। नल का बराबर दो टैंकर इतनी टंकी बांध रखी है हमने, और कई लोगों ने फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, फिर कपड़े वगैरह बर्तन धोने वगैरह के काम आता है, इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने लिख कर भेजी है। वाकई में बारिश का जो पानी होता है तो उसको अपने घर में जो भी चीज़ें हैं आपके पास है, बाल्टी हो चाहे ड्रम हो, आप उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, तो बाल्टी आदि में इकट्ठा करने के लिए अगर आपको छानना बाद में नहीं है तो उसमें ही कपड़ा बांध दीजिए और उसके बीच में कोई भारी चीज रख दीजिए, तो उसमें एक गड्ढा सा बन जाएगा, तो वो बीच में फिल्टर होकर अपने आप जाएगा। तो किसी चौड़े मुंह के बर्तन को आप ऊपर रख दीजिए, देखिए कितना पानी भर जाता है। बिल्कुल। और बुआ एक अंतराल के बाद फिर मिलते हैं। तो अंतराल के बाद फिर एक बार स्वागत करते हैं, और बात हम लोग की चल रही थी बुआ कि वर्षा के जल के संचय के बारे में। संचयन की क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है। कुछ लोग तो देखो सिर्फ बात नहीं करते हैं, कर भी रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमारे साथी ने लिखा है कि हमारे घर में घर की छत का पानी 10x10 हमें लगता है 10x10 का एक गहरा गड्ढा करके जमीन में उतारा है, जिससे हमारे बोरवेल में गर्मी में भी पानी लबालब रहता है, और यही तरीका सरकारी बोरवेल में भी है। महादेव की कृपा से भीषण गर्मी में भी कभी पानी की कमी नहीं हुई। तो इस तरह से वर्षा का जल संचयन कर रहे हैं ये लोग। तो वर्षा का जल संचय और बड़ा आसान है, किया भी जा सकता है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सोचने की जरूरत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी का संकट मंडराता रहता है, पेयजल की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है, पृथ्वी के जल स्तर में भी गिरावट आती जा रही है, और ऐसे में वर्षा का जो जल है ना बुआ, एक वरदान की तरह है, जो कि प्राकृतिक रूप से नदियों, तालाब, पोखर, झीलों, सागर, झरनों द्वारा इन सब में समाता रहता है। और लेकिन उसके बाद भी भविष्य के लिए वर्षा के जल का संचय करना हमें फायदा ही पहुंचाता है, कि जब बारिश होती है तो इन सब जगहों पे
पानी जमा हो जाता है। तो भाई देखो ऐसा है ना कि जैसे ये इन्होंने बताया सामान्य तरीके से कि किस तरह से इन्होंने एक टैंक बना लिया है, उसमें पानी चला जाता है। कुछ इसी तरह से हार्वेस्टिंग जो होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, छत से में इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। उसके पहले छत को साफ कर दिया जाता है, फिर उस नाली के माध्यम से नीचे वो गड्ढे में जाता है और फिर फिल्टर होके घर में पूरा सप्लाई होता है। तो ये एक विधि है, इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए और उसके संग संग उसको प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं बिजली के लिए, वैसे ही पानी की व्यवस्था भी रखें तो क्या बुरा है। बिल्कुल, क्योंकि पानी तो भाई उसकी भी मात्रा सीमित ही है। बिल्कुल, तो हम बूंद बूंद पानी बचाएंगे। और वैसे भी मतलब ये तो मिल रहा है ना मुफ्त में, और एक तरीके से ये डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल जिसे कहते हैं। तो अगर आपने जैसे अभी तुमने जैसे बताया कि बाल्टी में या कुछ टैंकर हम रख दें या चौड़े मुंह का बर्तन रख दें, और बल्कि टब आदि हो जैसे जिसका मुंह चौड़ा हो, तो ज्यादा पानी हो जाएगा, फिर आप बोतलों में भर लीजिए। तो जहां पर वो होता है ना इन्वर्टर लगता है, तो वो जो बैटरी में पानी डाला जाता है उसमें आप ये जल डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो जो हम खरीद के लाते हैं, अब आप सोचिए सीधे सीधे आपके पैसे की बचत है। बिल्कुल। पीने के लिए पौधों में पानी डालिए, पशुओं के लिए रखिए, सिंचाई में इस्तेमाल कीजिए, और भी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो बारिश का पानी होता है उससे फसलों की सिंचाई हुई है ना, और पशुओं के पानी पीने की जो उपलब्धता हो जाती है उसको घर में इकट्ठा करते हैं, और बिजली बनाई जाती है उस पानी से जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो अनेक जो व्यवसायों में क्या होता है, जल की कमी को पूरा जल संचय ही करता है। कारखाने वगैरह होते हैं जहाँ पे ज़रूरत है, तो अगर इन बारिश के पानी को अगर हम स्टोर करके रखते हैं, अगर वो हमारा पानी वहाँ सप्लाई होता है, तो स्वच्छ पानी जो हमारे पाइपलाइन द्वारा आता है उसकी भी बचत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि अभी बात करी थी कि घर की छतों पर या कार्यालय की छतों पर बिल्डिंग के पास टैंक बनाने की बात करी गई है, तो इससे करने से बहुत सारा पानी हम उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पेड़ पौधों के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं ना कि उनके लिए जीवन है ये, क्योंकि और खुद पीने के लिए भी बहुत अच्छा ये पानी होता है। आवश्यक सूक्ष्म और अति सूक्ष्म पोषक तत्व तो इसमें होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट होता है, सल्फेट आयन होता है, नाइट्रेट, अमोनिया, ऐसे तत्व होते हैं जो हमें भी लाभ पहुंचाते हैं और पौधों को भी लाभ पहुंचाते हैं। तो इंडोर प्लांट में इसे डालें। और वैसे भी मतलब बारिश अगर हो रही है तो पौधों को बारिश में रख दीजिए, तो आपको अलग से पानी नहीं डालना पड़ेगा और पौधे भी खुश हो जाएंगे और आपका पानी मतलब काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। हाँ। और लेकिन उसके बाद बुआ उनको हटाना भी ध्यान रखना है कि भाई ज्यादा देर उनको नहीं रखना है, तो थोड़ा हटा भी सकते हैं। इतना तो हमारे बहनें जानती ही है। बहा न दे उसको, बस, है ना। और इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं बुआ। हाँ, लेकिन एक बात और है कि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा कि वर्षा के जल को सरकार ने सहेजने की मुहिम चला रखी है, लेकिन अगर इस पानी को आप साल भर रखें तो खराब नहीं होता और पेट की बीमारी में फायदेमंद होता है। तो ये वाकई बड़े काम की चीज़ आप लोग बता रहे हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि बोरिंग और मोटर पंप की सुविधा होने से वैसी किल्लत लोगों को नहीं होती, पर हमने बचपन में देखा है छत और छप्पर से गिरते पानी को लोग बाल्टियों में, ड्रम में संचय करते थे और उससे कपड़े धोए जाते थे। क्या बात तो है। भाई इस तरीके की थोड़ा सा प्रयास हम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति में जो है उसको सहयोग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। तो सुन लेते हैं गीत।
पिया दिल दिया कितने नाज से तो ये प्यारा सा गीत हम लोग ने सुना और अब हम लोग बात करेंगे चिलगोजा के फायदे के। तो देखिए हमारे संदेश में लिख रहे हैं कि ये, लेकिन इनको हंसी आ रही है कि लोगों के कमेंट से पता चल रहा है कि ये क्या होता है। क्या देश की जनसंख्या इसका कारण नहीं? हमें इसी बात पर अफसोस हो रहा है कि ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो अफगानिस्तान में अधिक पैदा होता है, ये उत्तरी कश्मीर में भी होता है, लेकिन ये बाहर से ज़्यादा आयात किया जाता है। महंगा होने से आम आदमी की पहुँच से बाहर है। दवा के रूप में डायबिटीज़ के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। और वैसे एक बात और है कि हमारे एक साथी, बहुत सारे लोग ने नहीं देखा है और हो सकता है कि मतलब और आज के बच्चों ने और ना देखा हो। वैसे हमारे एक और साथी भी लिख रहे हैं, इनकी उम्र हो सकता है कम हो, चिलगोजा ना देखा ना कभी खाया है, आपसे इसकी विशेषता जानेंगे। और ये भी लिखा हमारे एक साथी ने कि चिलगोजा में बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम आदि के गुण होते हैं, इसलिए बढ़ती उम्र में नियमित से अगर 4-5 खा लिया जाए तो उस समय की बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को से छुटकारा पाया जा सकता है। पर ये अब तो इतना महंगा हो गया कि हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और जब देखिए जिसके बारे में नहीं पता है और पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना? तो देखिए चिलगोजा मेवे की श्रेणी में आता है, ये तो सबको पता है, जैसे बादाम, पिस्ता, ये काजू वगैरह होते हैं। और इसे अंग्रेजी में पाइन नट्स कहते हैं। इसका बोटैनिकल नाम है पाइनस जियार्डियाना है। आयुर्वेद के अनुसार चिलगोजा एक औषधि भी है, उसमें औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका पेड़ लगभग 24 मीटर लंबे होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं, 3 मीटर चौड़ा होता है। और इसका फल जो होता है करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, बल्कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। चपटा भूरे रंग का होता है, इसके बीज छोटे बड़े होते हैं, इसके अंदर होते हैं, आप समझ लीजिए, लेकिन काफ़ी छोटे होते हैं और गहरे भूरे रंग का होता है। और जैसे हम लोग मूंगफली चटका के खाते हैं, तोड़ते हैं, वैसे ही इसके भी बीज खुलते हैं, अंदर सफ़ेद छोटी सी गिरी निकलती है, मीठी होती है। और दिक्कत यही है ना कि इतना छीलो करो, छोटी सी बीज आती है, इसीलिए थोड़ा आलस से भी लोग करते हैं। केवल पैसा ही नहीं समस्या है। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि चिलगोजा बचपन में बहुत खाया है, लेकिन जब अब तो काफ़ी महंगा हो गया, फ़ायदे तो होंगे, अब आप बताइए। लेकिन एक मुश्किल है इसे खोलना। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनत के बाद जब हम उसको करते हैं, खोलते हैं, तो उसका फल भी मीठा ही होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो टाइम पास के लिए खानी होती है, तो ये कुछ ऐसी भी चीज़ में से आ जाता है कि आप रखे रहिए अपनी जेब में, कहीं अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो इसको खोल के थोड़ा छीलिए, थोड़ा सा मुंह में आएगा। हाँ, और इसकी तासीर गर्म होती है। रोज 5 चिलगोजे खाने से त्वचा पर चमक आती है, खून की कमी दूर होती है और दिमाग तेज होता है। और इसमें विटामिन ए, ई, B1, B2, C, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है। तो मतलब जो खनिज लवण पाए जाते हैं इसमें ढेर सारे। और पाचन तंत्र इसको खाने से ठीक रहता है, और खांसी, दमा रोग में इसे पीसकर शहद के साथ खाते हैं। और खाने के अलावा इसका तेल भी निकलता है। तेल जो है इसका जो है गठिया के दर्द में लगाने से आराम मिलता है, शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। और बुखार में कई अवयवों के साथ मिलाकर ही खाया जाता है, जैसे त्रिफला, दालचीनी आदि के साथ इसका सेवन किया जाता है। लेकिन जब भी खाएं तो पूछ करके खाएं अपने चिकित्सक से। और मधुमेह और हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल संतुलित होगा, वजन कंट्रोल होगा, हड्डियों के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए इसको खाने से इसका फायदा होता है। हाँ, लेकिन वजन कंट्रोल होगा, लेकिन कभी कभी अगर आप मात्रा में लेते रहेंगे तो वजन बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वजन कम ही होगा।
मतलब चिलगोजा खाने से, और भी हाँ, चीजें हम नहीं जैसे कुछ- बताते हैं, अगर हमने जी। ज्यादा खा लिया तो ज्यादा भी हो जाएगा। एलर्जी ना हो इस बात का ख्याल रखें। खाने में पिज्जा, बिस्किट, केक, आइसक्रीम, सलाद, फलों की जो स्मूदी खाते हैं ना, इसे खाने में तो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी जगहों पर इसको। और इसके साथ साथ ये कैंडी है, सॉस है, ब्रेड में भी डाला जाता है। और चिलगोजा से कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे एलर्जी का होना हो जाता है। सही मात्रा में लेना चाहिए इसको, है ना? बिल्कुल। तो आंखों के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर होता है, भूख नियंत्रित करता है, त्वचा, बाल, जहाँ पहले ही बता चुके हैं, त्वचा जी। के लिए अच्छा है, बाल के लिए भी अच्छा होता है। गर्भावस्था के समय जब हमें ज्यादा पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है तब इसे खाना चाहिए। लेकिन हाँ, बार बार जो हम कह रहे हैं कि चिकित्सक की देखरेख में खाएं, लेकिन 4-5 अगर आप रोज खाते हैं तो इतना कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है, इसको खाएं। और जहां तक मंजरी बिटिया, अक्सर हम सूखे मेवों की जब बात आती है तो यही कहते हैं बहुत महंगा हो गया है। भाई ऐसा है कि एक दिन में आपको 4-5 ही खाना है। और इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इसकी मात्रा जो है अगर आप तौल में लेंगे 100-200 ग्राम भी तो बहुत आएगा। जैसे मखाना है, अगर 100 ग्राम भी आपने ले लिया तो बहुत मात्रा में आता है, 250 ग्राम काफी होता है। और हम ऐसे सोचते हैं 1000 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो है ना? तो हमें 1 किलो तो खाना नहीं है इसको 100 ग्राम। अब एक बार में तो शायद 50 ग्राम या 10 ग्राम ही खाएंगे। तो उसकी जो उपयोगिता है और जो उसका तत्व है उसको देखते हुए इसका प्रयोग जरूर करें। कभी कभार तो खा ही सकते हैं, नहीं खाना चाहिए रेगुलर। देखो क्या है ना कि अक्सर हम सोचते हैं कि ये चीज बहुत महंगी है, जबकि हम बाजार में जब खाते हैं तो एक बार में हम 50 गुना ज्यादा दाम दे देते हैं खाने में। या आइसक्रीम जैसी चीज है या और भी चीजें हैं, केक, पेस्ट्री है, इन सबको हम खाते समय नहीं सोचते हैं। तो उसकी जगह आप वो माइनस कर दीजिए, इधर इसको प्लस कर लीजिए, तो आपकी सेहत के लिए भी फायदा रहेगा। और एक बार में एक केक आता है, देखो 500 से कम का नहीं आता, 400-500, और वो एक बार में खत्म हो जाता है पूरा परिवार अगर खाए। बहुत होगा 2 दिन चलता है। अगर आपने 500 का मेवा मंगवाया तो वो 1 महीने चलता है। तो इस तरह से कुछ सोच अपनी हमें बदलनी पड़ेगी, अपनी योजना बना सकते हैं। और हमारी योजना के अंतर्गत एक अंतराल लेने का समय है। जी। तो भाई हमें उम्मीद है कि हमारे साथियों ने योजना बना ली होगी, जोड़ घटाव जो भी करना था वो कर लिया होगा कि भाई क्या चीज महंगी है और किस तरह से हम उसको महंगा देखते हैं। हमारे सेहत के लिए अगर अच्छा है तो डॉक्टर को बहुत ज्यादा पैसा देने और परेशान होने से, भाई डॉक्टर को पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन परेशानी कितनी होती है, उसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं। इससे बेहतर है कि हम थोड़ा से अपने खान पान पे पैसा ज्यादा खर्च करें। बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले अलर्ट रहें। जी। और बुआ क्या करें, एक गीत सुन लेते हैं? हाँ बिल्कुल, सुनते हैं। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बात
करना था इनकार, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। छोड़ो रहने दीजिए ये झूठे अफसाने, ऐसा क्या है तुमने, क्या झूठी, ऐसा क्या है तुमने कि हम हो दीवाने। फिर भी तुमने ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो शुरू करते हैं गीत मंजरी। आज का विषय है सावन। वैसे हमारे साथियों ने ये भी लिखा है कि बचपन में हमारे पिताजी जो है काजू किशमिश के साथ 5-6 चिलगोजे भी दे देते थे। अच्छा। तो बचपन में तो खूब खाया, ये नहीं पता था कि इस उम्र तक आते आते खाना बंद हो जाएगा। तो भाई वैसे एक बात सही है, हमारे साथी मान भी गए हैं हाँ। कि हमें अब सूखे मेवे पर पैसे खर्च करने चाहिए। जी। तो ऐसे मत चमक गायब कीजिए। सावन आ गया है, खुश रहिए क्योंकि सावन की बहारें झूम के आई हैं। मौसम ने ली है फिर से अंगड़ाई और झिरझिर बरसते बदरा ऐसे जैसे मिलन की ऋतु हो आई। संग लिए सर्द हवाओं की भीनी भीनी सी खुशबू, मिट्टी की सोंधी सी महक फैल रही है बागों में। हर शाखों पर चढ़ गया है यौवन, पात पात पर फैली हरियाली। और वर्षा की बूंदों को जब लेकर आता सावन, बूंद चमक उठती सितारों की तरह। कलियां फूल बनकर मुस्कुरा रही हैं और सावन ने जैसे उड़ा दी हो वसुंधरा को धानी चूनर। नई नवेली दुल्हन सी सज उठी धरती, खिलने लगा महकने लगा उसका कण कण। जब भी सावन झूम के आता है जल की बूंदों में सुखदायक संगीत सजाता, टिप टिप करती छम छम नाचे वर्षा रानी सावन में। पंख फैलाए मोर नाचते, सुंदर छटा बिखरती फिर सावन में। छाई घटा सावन की जब से बादल गरजे बरसे नभ से ऐसे। भीगे तन मन भीगे घर आंगन, झूले पड़ गए अम्बा की डार। गूंज उठी गीतों की लड़ियां, सखियों ने जब किया श्रृंगार। खनकी चूड़ी मेहंदी रची कलाई में, पैरों में घुंघरू छनकने लगे पायल के, और पायल लगे महावर पाँव में। ओढ़ चुनरिया गोटेदार जब जब वे निकली घर से आज। बहक उठा मन इस सावन में, याद किसी की संग ले आया। आंखों में सजे सपने कुछ ऐसे कि जिया में फिर से ये कह उठा। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, दिया रे
पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन की ऋतु में नीला अंबर भी काले मेघों संग खूब शरारत करने लग जाता है। कभी वो कलियों को भिगोता है तो कभी उसे जो किसी के प्यार में खो रहा है। ऐसे में गुजरे इश्क के किस्से भी दिल पर अपना असर दिखाने लग जाते हैं। किसी को किसी की जुल्फों में अपना आशियाना नजर आने लग जाता है तो किसी को वो दिन याद आने लग जाते हैं जब सावन में पहली मुलाकात हुई थी। शोक नज़ारों में नजरें उसे ढूंढने को बेताब रहती हैं। ऐसे में सावन के फुहारे जो हैं वो अगन सी लगा जाती हैं। किसी का प्यार किसी का इंतजार सावन में मदहोश कर जाता है। बस मन करता है मूंद लूं अपनी पलकों को और रिमझिम बरसते सावन को सुनती ही रहूं। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए ओए मच गई धूम रे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के।
गुजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी गजरा गजरा हाय बड़ी बिखरा जाए मेरा गजरा मच गई धूम के आया सावन झूम के आया सावन झूम के तो झूम कर आ गया सावन। सावन की बूंदों में छलकती है उसकी तस्वीर, सावन की फुहारें चुरा लेती हैं हर किसी का मन। महक जाता है तब गुलशन गुलशन, उसकी खुशबू भींगी सर्द हवाओं संग बेहद करीब आ जाती है। बावरा समन सावन की इस हंसी शरारत को महसूस कर बेचैन हो उठता है। चुपके से सावन बरस कर रातों को छेड़ जाता है, ना जाने कौन सी सरगम कि आंखों से नींद उड़ जाती है। सावन का हर अंदाज बड़ा लुभाता है। कितने सावन गुजर जाते हैं किसी की यादों में, और सावन की बारिश टिप टिप करती कानों में जल तरंग सी बजा देता है। बदरा के छाते ही मिस्री से मीठी उसकी वो हंसी गूंज उठती है। इठलाता गुनगुनाता सावन अपने आंचल में समा लाता है अनगिनत रंग और बिखेर देता है पृथ्वी पर, प्रकृति पर और उनके दिलों पर जिन पर प्रीत का रंग पहले से चढ़ा होता है। और फिर तो खुशी कुछ इस तरह से छलकती है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है प्रीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में, क्या होता है ओ भीगी भीगी रातों में, क्या होता है नींद न आए हमको हाय जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती हैं। छम छम बजती है पायल, कब बजती है छम छम बजती है पायल, कब बजती है प्रेम के पथ पर रूप को ढाकर जब लगती है, हाय
धक करता है ये दिल, क्यों करता है? धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है? लोग न सुनने प्यार की बातें, मन डरता है। घर जाते हैं परदेसी, क्यों जाते हैं? दूर अकेले देश के मेले याद आते हैं, ओए ओए याद आते हैं। झर झर बहता है झरना, क्यों बहता है? आई जवानी रुत मस्तानी, ये कहता है, ये कहता है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? कुछ कहता है। कुछ कहता है। घनघोर घटाएं सावन की हर किसी के लिए वो कुछ न कुछ तो संदेश लेकर ही आती हैं। सूनी धरती खिल उठती है, सूनी आंखें चमक उठती हैं, नदियों में जल उल्लास की तरह भर उठता है, झरनों में बूंदों का सैलाब उमड़ पड़ता है, मचल उठती हैं सागर की लहरें जब जब सावन झूम के बरसता है। अमृत बन जीवन दे गया, भर गया मुरझाए वृक्षों में जान, नव ने सावन में जैसे खोल दी हो नीर की गठरी। मेहरबान है धरती पर आकाश इस तरह, जैसे जन्मों के बिछड़े मीत मिले हों। पवन के हिंडोले पर सावन की बूंदें रुंझुन सी घुंघरुओं की सी बज उठती हैं। यही तो है सावन की बारिश का मनमोहक शोक अंदाज। ऐसे में भला किसका मन नहीं होगा कि वो नाच उठे, पुकार उठे, और कैसे शांत रह सकता है और पुकार उठे सावन पर झूलों को।
तो सावन में बुआ जब झूले पड़ जाते हैं तो किसका मन नहीं होगा झूला झूलने का, बताइए। और भाई डाले ही इसीलिए जाते हैं ना कि झूला झूला जाए। हाँ, आम केवल पर देखने के लिए झूला तो है नहीं। जी, आम के पेड़ पर झूला, नीम पर झूला, और झूले भी कई तरीके के डाले जाते हैं। पटरे वाले झूले होते हैं, कहीं पर रस्सी से ही झूलते हैं, और कहीं पर जहाँ पे मतलब खटोला भी डाला देखा है मैंने कि खटोला भी डाल देते हैं, तो उसमें बहुत सारे सब एक साथ बैठ के झूलते हैं। और बुआ जब वो पैंग देते हैं ना, मतलब पटरे पर इधर उधर दो लोग खड़े होते हैं, बीच में दो लोग बैठते हैं, जो पैंग दिया जाता है इधर से पैंग देते हैं, हाँ पैंग बोलते हैं ना, देते हैं, तो वो जब छू लेते हैं पत्ते इधर से जाके उधर, तो वो बड़ा मजा आता है। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। झूले से जुड़ जाती है, बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं कि बचपन में सब लोग कैसे झूला झूलते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बचपन की बात पे और भी हम लोगों ने जैसे आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से साथ दिया जी। और इस कारण में बहुत सारे लोगों ने अपनी ये बातें बताई चिलगोजे के बारे में कि भाई चेहरा चमक उठता है, लेकिन वहीं चेहरा चमक भी जाता है, गायब हो जाती है चमक जब उसका दाम सुनते हैं, तो भाई ऐसा मत करिए। लेकिन हमारे एक साथी ने ये बात भी लिखा है कि 15,000 के हम लोग गुटके खा जाते हैं और 1,000 या 700 रुपए किलो जो मेवे होते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और एक तरीका जैसे इन्होंने लिखी है बात, तो एक बात ये भी कर सकते हैं कि हम पेपर पेन लेके बैठ जाए और सोचे कि जो हम खा रहे हैं उनके नाम लिखें, कि इसमें फिर टिक लगाएं कि किसमें सही कितना हमें खाना चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, तो चिलगोजे के लिए आप बचत कर ही लेंगे, है ना। जी हाँ, वही हमारे एक साथी ये भी कह रहे हैं कि सही कहती है दीदी, सूखे मेवे अगर सीमित मात्रा में खाएं तो डॉक्टर का खर्च बचता है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथी ये सब बातें जो हैं, जो हम कहते हैं उस पर बहुत ध्यान देते हैं, ये अच्छा लगता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई दुकान पर आजकल अच्छा मिलता भी नहीं है, तो ये समस्या है। लेकिन एक बात है ना कहीं कि हम जब खाते ही नहीं है तो दुकानदार भी इसीलिए नहीं रखते हैं कि जब बिकता ही नहीं है तो थोड़ी मात्रा में रखते हैं और वो खराब हो जाता है, तो जाहिर है कि फिर वो रखना बंद कर देते हैं। तो आप खाएंगे तो दुकानदार जरूर रखेंगे। और बुआ अब तो दुकानदार रखेंगे, लेकिन हमारी जो ये सखी सहेली की जो गोष्ठी है यहीं पर समाप्त होने की इजाजत चाहती है। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।